हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का और वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और क्यों सिंपल बोल रहा हूं, क्योंकि 8th में 9th में आपने इसके बारे में भरपूर पढ़ा है। 8th में पूरा चैप्टर, 9th में भी पूरा चैप्टर। उसी का एक आउटकम यहां बताने की कोशिश की गई है कि अगर डेमोक्रेसी होती है तो उसके आउटकम्स हमें क्या मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपके सिविक्स से आता है और ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम सिंपल से पहले एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आज टोटल 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा अपना ये चैप्टर। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं, रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। जैसा आप जानते हो कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहली चीज लोकतंत्र, लोगों का शासन, लोगों का राज। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सबसे पहली चीज तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें मेजरली जो काम होता है वो लोगों का होता है। यहां पे जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे रूल्स लोगों के थ्रू इनडायरेक्ट मैनर में लिए जाते हैं। मतलब जो पॉपुलेशन होती है वही इनडायरेक्ट मैनर में उस कंट्री पर रूल करती है। कैसे? कि भाई पहले वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती हैं कि इतने सारे लोग मिलकर के एक साथ तो किसी चीज पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने अपने जोन से उनको इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट करने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यही आगे चल करके हम पे रूल करते हैं। रेगुलेशंस, सेटअप, जो कुछ भी लॉ बनाना है सब कुछ इनके थ्रू ही होता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज डेमोक्रेसी क्या? तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड। कि कौन रूल करेगा इस बात को इलेक्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा। कितना सिंपल सा डेफिनेशन था। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो और कई सारी डेफिनेशन अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग स्कॉलर्स की आपने पढ़ी होगी। तो ये तो सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है एनटीएससी में आपसे पूछ ले, तो 9th वाला और 8th वाला आपको याद होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी क्या? तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है 2 वर्ड से, डिमोस प्लस क्रेटिया से मिलकर बना है। ये जो वर्ड है ये सबसे पहली चीज तो ग्रीक वर्ड है और इसमें 2 वर्ड है, पहला डिमोस और दूसरा क्रेटिया। डिमोस जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है लोगों को और क्रेटिया रिप्रेजेंट करता है आपकी पावर को। तो अल्टीमेटली इस वर्ड का मतलब निकला लोगों की पावर। ठीक है, क्या? लोगों की पावर। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, पहली चीज तो ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से मिलकर के बना है। डिमोस प्लस क्रेटिया बोलना चाहिए मुझे। तो डिमोस का मतलब लोग होता है और क्रेटिया का मतलब पावर होता है। उसी चीज को हमने थोड़ा सा चेंज किया और यहां पे डेमोक्रेसी वर्ड इंग्लिश का बना करके इसका रख दिया नाम कि लोगों की पावर को रिप्रेजेंट करने वाला गवर्नमेंट का टाइप। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गिव्स द पावर टू द पीपल कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल दे विल रूल ओवर अस, वो हम पे राज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को, मतलब जितने भी लोग होते हैं उन सभी को इक्वल पावर दी जाती है। किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसीलिए टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। किसने दिया था डेफिनेशन? कमेंट करके मुझे बता देना कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल किसने दिया। ठीक है, तो सेम वैसे ही ना कि टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के ही हित में। तो इस तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं या डेमोक्रेसी कहते हैं। अब क्योंकि बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट है आज वाला लेक्चर और इसमें एक टॉपिक भी अपन डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है। हम ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है कुछ, मतलब इससे बेस्ट कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। दूसरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स मोनार्की फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा डिक्टेटरशिप हो गया, ठीक है, या आर्मी रूल हो गया। तो ऐसे में ये बात तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी से बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कोई है ही नहीं, लेकिन स्टिल डेमोक्रेसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, और कई सारे एडजस्टमेंट को लेकर आना पड़ता है, कई अकोमोडेशंस को दे नीड टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट पे कई बार ब्लेम भी कर देते हैं। कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो फेल हो जाती है किसी चीज को लेकर आने के लिए। गवर्नमेंट का मेजर इंटेंशन क्या होता है? सोसाइटी में डेवलपमेंट क्रिएट करना। बट कई बार इन सब चीज़ों के बावजूद भी सोसाइटी में डेवलपमेंट क्रिएट नहीं कर पाती हो, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो फेल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रैक्टिकल सोचना, पॉलिसीज बनाना, इंप्लीमेंटेशन करना, ऑल आर द डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसे में डेमोक्रेसी कई बार फेल भी हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, यहां पर कंट्री को फिर से बूस्टअप चाहिए होता है, कंट्री को वापस से टाइम चाहिए होता है जस्ट टू रिकवर इट। ऐसे में यहां लिखा हुआ है इन अ डेमोक्रेसी द पीपल कैन ब्लेम टू द गवर्नमेंट अगर दे फील
द फील, अगर वो ऐसा महसूस करते हैं तो, बट एट द सेम टाइम वांट दैट इट शुड बी प्रिविल इन द कंट्री। लेकिन उसके बावजूद भी कंट्री पर हमने ब्लेम लगा दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कहते ना किसी को कि आप डिक्टेटर लेकर आ जाओ, ऐसा भी नहीं कहते हैं कि अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। ये सारा सब कुछ जो सिचुएशन है, ऑल सच सिचुएशंस आर रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। कि कुछ भी हो, चलो ठीक है तुम फेल हो गए, एक्सेप्टेड, बट गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी ही रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे रीजन है कि वाई वी आर थिंकिंग लाइक, हम ऐसा सोचते ही क्यों हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास 8th में और 9th में डिस्कस किया, तो इस चैप्टर पे अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं डिटेल में इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और हमारे पास पढ़ने के लिए और अभी बहुत सारा है बिफोर द एग्जाम ऑफ NTSC, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज ऑलवेज एट द टेस्ट, लेकिन हाँ बार बार डेमोक्रेसी को टेस्ट किया जाता है और यही कारण है कि इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। डेमोक्रेसी के सामने हमेशा ये प्रॉब्लम बनी हुई आई है और बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक इंसान के पास में मौका होता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, इवन ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति से भी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। केवल डेमोक्रेसी ही है जो उसको इस तरह की राइट देती है। तो ऐसे में ऑब्वियसली ये बात तो है तय कि उसको फेस करने पड़ेंगे, डेमोक्रेसी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और चाहे कितनी ही अच्छी हो डेमोक्रेसी, उसको हमेशा अपन बोलते ना कि अपना टेस्ट दे करके ये साबित करना पड़ेगा दैट जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो आपके बेनिफिट के लिए लिए गए हैं। तो यहां पर एक सिंपल से उन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, उन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे सामने हो रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। सो आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट एक्चुअल यहां से होता है कि हाउ डू वी एक्सेस द डेमोक्रेसीज आउटकम। हम मतलब कैसे देखते हैं डेमोक्रेसी से जो चीजें हमें मिलती है उसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, या क्या चीजें हमें मिलती है और उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसके आउटकम्स हैं वो क्या है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात कर लें पहले कि सारे लोग जो भी यहां पर अडल्ट होंगे दे विल गेट द राइट कि आप अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करोगे अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू और या सैफरेज के थ्रू। तो ऐसे में आपके पास में राइट टू वोट होगा। जब भी इलेक्शंस होंगे आपके यहाँ पर, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो चाहे आपके स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हो, तो ऐसे में आपके पास में राइट आ जाएगा दैट यू विल चूज अ पीपल, मतलब यू विल चूज द पीपल जो कि आपका रिप्रेजेंटेशनशिप करेंगे जो भी एक्सपेक्टेड मतलब जगह है उसमें, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो स्टेट असेंबलीज हो। ऐसे में जब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया कि ठीक है अब से आपको हमने कमान दी हमारे देश को चलाने की, अब आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे चला रहे हैं, उसके बाद में इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद में आउटकम्स क्या निकलते हैं और क्या आउटकम्स होते हैं वही तो डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहां पर बताया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर लोग अपनी जो भी उनके पास में पावर है वो वहां पर उस पावर को यूज करते हैं राइट टू वोट के थ्रू, और फिर उसके बाद में अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लेते हैं। ऐसे में वो अपनी पावर को यूज करके अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और इसके बाद में वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। देखो, who remain responsible to their elector, कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं they will be responsible for the people, common people, ठीक है। जिस जगह से वो आ रहे हैं, सोचिए कि जिस भी एरिया में हम रह रहे हैं वहां पे हमने क्या किया, एक पर्सन को हमने चूज कर लिया, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अब ऐसे में ऑब्वियसली उसका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 5 साल का रहेगा, क्योंकि 5 साल बाद ही तो जनरल इलेक्शंस दोबारा होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो जब एक बार इलेक्टेड हो गया, कुछ लोग जीतेंगे और कुछ हारेंगे भी। जीतने वाले जो लोग हैं दे विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पीपल जिन्होंने उनको चूज करके भेजा है। अब ऐसे में सोचिए जैसे कोई ये जोन है, ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर टोटल 4 कैंडिडेट हुए, 4 कैंडिडेट में से ये XYZ कैंडिडेट जो था वो जीत गया, ठीक है। अब ऐसे में 3 कैंडिडेट हार गए, मानते हैं इसको 50% वोट मिला, मान लिया रिमेनिंग 50% ने मिलकर के इनको वोट दिया, रिमेनिंग 3 को, ठीक है, ये मान लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि जो XYZ है वो केवल और केवल इन 50 लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नहीं, ही विल रिमेन रेस्पॉन्सिबल फॉर होल द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस की मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज किया गया है और इसका काम जो है वो यही है दैट ही विल रिप्रेजेंट द होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द पीपल, जो भी एक्सपेक्टेड जो जगह है वहां पे। To identify the outcome of the democracy, the democratic system in a country, we must know about its working there. तो जो भी हम आउटकम्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके जो भी रिजल्ट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे प्रायर आता है दैट हमें इसकी वर्किंग को समझना पड़ेगा। तो वर्किंग बहुत ही सिंपल है, वर्किंग इसकी काफी सिंपल है। कैसे है देखो भाई, मैं वापस से एक चीज बताना चाह रहा हूं,
पहले तो ये समझ जाओ, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोग होते हैं, जो भी 18 साल से ज्यादा के होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डाल करके चूज कर लेते हैं। इसके बाद में उसका आउटकम ये होगा कि उस पर रिएक्ट कैसे किया गया। तो भाई मैंने आपको यहां पर भी ये चीज बताई कि आप रिमेन रहोगे रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज, जिस एरिया से आप आ रहे हो, जिसमें से जीत करके आप आ रहे हो, उसके लिए आने वाले 5 सालों में, जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं होते। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसके आउटकम्स क्या हैं? आउटकम्स यही है कि दिस पर्सनैलिटी विल टेक केयर ऑफ यू और योर एरिया। इसके अलावा जो भी अच्छा बुरा होगा सारा वो रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसके पास जाएंगे, और वो क्या करेगा, अगर उसके बस की बात नहीं है, उसके राइट से बाहर जाकर के बात है, तो वो आपका रिप्रेजेंटेशनशिप करेगा। कहां पे? जो भी प्लेटफॉर्म उसको मिला हुआ है। और आउटकम्स क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। हर एक कंट्री के अपने हिसाब से, सेकंड पॉइंट बता रहा है कि हर एक कंट्री का अपने हिसाब से डेमोक्रेसी के अंदर मतलब चेंजेस भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डेमोक्रेसी एक जगह पर एक्सेप्टेड होती है और कई जगह पर नाम मात्र की होती है। जैसे क्लास 9th में हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान के अंदर कह ही नहीं सकते आप, चाइना के अंदर है डेमोक्रेसी नाम की, बट एक्चुअल में वो डेमोक्रेसी कंसिडर नहीं की जा सकती। तो यहां पर हम 2 कंट्रीज के बारे में देख रहे हैं, एक जो फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है और एक जो डेवलप्ड कंट्री है। दोनों ही जगह पर, एक तरफ मैं यूएसए का नाम ले रहा हूं और एक तरफ इंडिया का नाम ले रहा हूं, दोनों ही जगह पर डेमोक्रेसी है। दोनों ही काफी हद तक एक दूसरे से बहुत अलग है। इंडिया के अंदर बात करें तो फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, जबकि यूएसए के अंदर देखें तो डेवलप्ड है। यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर पॉपुलेशन लिमिटेड है। यहां पर वोट डालने वाले कम पढ़े लिखे हैं, यहां पर सारे इंटेलेक्चुअल हैं। इसके अलावा यहां पर लोग पुअर हैं, यहां पर वेल्दी हैं। दोनों ही जगह पर डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों का ही जब एक जगह आप लेकर आते हो तो दे आर डेमोक्रेटिक, लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और इन दोनों कंट्रीज के अंदर आप इलेक्शंस पीरियडिकली देखते हो। पीरियडिकली मींस हमेशा 5 साल, इंडिया में 5 साल में, वहां पे हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन होते हैं। सीक्रेट बैलेट होता है, सबके पास में राइट होता है। यहां नाइट नहीं है, ये राइट है। राइट टू वोट या राइट टू सीक्रेट बैलेट्स, मतलब अपने वोट से ये अपने पास में राइट होता है कि छुपा कर देते हैं, किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सबके पास फंडामेंटल राइट दिया गया है, लिबर्टी दी गई है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे लाइफ रिलेटेड हो। और ऐसे में सोशल जस्टिस को भी अश्योर किया जाता है। जो लोग हैं यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज से, वो अश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी और उनकी डिग्निटी हमेशा बनी रहे। ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक आदमी को चूज कर लिया और हो सकता है लोग मेरे अगेंस्ट चले जाएं क्योंकि आपने इस आदमी को चूज किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी भी सिचुएशन हमारे यहाँ है, चाहे यूएसए की बात करो चाहे इंडिया की बात करो। द बोथ कंट्रीज आर एक्चुअली लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज। एंड इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो यही है कि इन दोनों कंट्रीज में लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो जो राइट्स दिए जा सकते थे, जो एक्चुअल में डेमोक्रेसी में मिलना चाहिए किसी को, वो दिया गया है। एज वेल एज इसके अलावा एक सही तरीका है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का, और हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसका रेस्पेक्ट, उसका सम्मान, इवन उसकी सिक्योरिटी कनेक्ट करके रखना, जोड़ के रखना। ठीक है, तो ये एक आउटकम है, सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या, कि डेमोक्रेसी के अंदर इंडिया जैसे या यूएसए जैसे कंट्री में दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। तो मैंने दोनों का एग्जांपल ले लिया, तो इन दोनों के एग्जांपल से हमें ये तो प्रूव हो गया कि डेमोक्रेसी जब आती है तो लोगों की डिग्निटी और सिक्योरिटी के ऊपर अपन बात करते हैं, उनको राइट दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटेड। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन पीरियडिकली होते हैं कि इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक तो यू कैन हैव द चांस टू रिकरेक्ट इट। तो आपके पास में चांस होगा कि आप उसको रिकरेक्ट कर लें। इंडिया में 5 साल में रिकरेक्ट कर लेते हो और इधर यूएसए में 4 साल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो यहां इसने कहा कि व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये वाले जो 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंट को आपको अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन हालांकि सब्जेक्टिव है इस बार आपका, तो हो सकता है आ जाए, बट आप थोड़ा सा इसको अगर खुद से भी करोगे ना तो अपने आप भी बता सकते हो। पहली चीज, यहां पर इक्वालिटी की बात करते हैं सिटीजन्स के बीच में। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फंडामेंटल यही है कि डेमोक्रेसी कभी भी किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देती या नहीं करती है। डेमोक्रेसी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि अगर डेमोक्रेसी कहीं पर कोई एंजॉय कर रहा है तो उसका मेन इंटेंशन यही होगा कि मतलब हर एक इंसान के साथ में, उस गवर्नमेंट का या उस कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किसी के साथ में भी किसी रेस के बिहाफ पे, किसी जेंडर के बिहाफ पे, लैंग्वेज बोलना, कल्चर या फिर कोई भी क्रीड, तो ऐसे में उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सभी के लिए इक्वलिटी की बात की जाती है। इसीलिए हम जब राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं कहते, जैसे हमने प्रीवियसली बहुत सारे चैप्टर्स में, हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा था कि अलग अलग कंट्रीज में किसी मेल को वोटिंग राइट है, किसी फीमेल को तो है ही नहीं, या मेल को भी वो जो अच्छा कमाता है केवल उसे, तो ऐसा नहीं होता।
एक्चुअल जो आज मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें इस तरह की किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल मना कर दिया गया है। हर एक पर्सन इक्वल है, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, हर एक व्यक्ति इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर चूज द गवर्नमेंट को चूज करने के लिए एंड फॉर अश्योरिंग कि हाँ डेमोक्रेसी अच्छे से काम करे। तो हर एक इंसान को इक्वल यहां पर माना गया है, इक्वलिटी इनको दी गई, चाहे पढ़ने में हो चाहे जॉब्स में हो। रिजर्वेशन के थ्रू जो लोग बैकवर्ड थे उनको थोड़ा आगे लाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी में प्रमोट किया जाता है इक्वलिटी, कि कोई भी अगर किसी भी वजह से भी पीछे है तो उसको आगे लाया जाए। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को इनहेंस किया जाता है। बात समझने वाली है। अब देखो ऐसे समझो कि कोई पर्सन था, अब ऐसे में सोचो उसको कोई ध्यान नहीं देता, उस पर पढ़ा लिखा कम था, तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जब बात आती है इलेक्शंस की तो हर एक इंसान को उसका मतलब हर एक व्यक्ति को उसको राइट पता हो जाता है ना कि मुझे वोट डालना है, अपनी गवर्नमेंट को चुनना है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसकी जो कम्युनिटी होगी ना, दैट कम्युनिटी कैन चूज द अनदर वन, तो किसी दूसरे को चूज कर लेगी वो। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को अपना सम्मान मिलता है जब वोट डालने का राइट उसके पास में आता है। तो हर एक व्यक्ति अपनी डिग्निटी को इनहेंस कर सकता है। वो अगली बार अगर उसका कोई किसी ने काम नहीं किया या उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया तो बोलेगा भाई तू चल, किसी और को चूज करूंगा क्योंकि तू काम का नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर हमेशा डिग्निटी को इनहेंस करने की और उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस होती है जब उसके पास में इस तरह के कोई राइट आते हैं। तो ऐसा ही होता है बहुत सारी जगह पर। जो दलित कम्युनिटीज हैं तो उनके अंदर अगर मिसबिहेव, पहले तो बहुत होता था, तो अगर उनके साथ मिसबिहेव हुआ तो ऐसे में वो कम्युनिटी अपने में से ही किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बना करके चूज कर लेती है और वो व्यक्ति फिर उनको रिप्रेजेंट करता हुआ कहां पहुंचता है, या तो लोकसभा में पहुंचता है या मतलब जो असेंबलीज होती है, स्टेट असेंबलीज, वहां पहुंचता है। तो ऐसे में हर एक इंसान को अपना राइट पता चलता है, हर एक इंसान को अपना एक्चुअल में पावर पता चलता है। एंड दिस इज द रीजन कि डेमोक्रेसी बेस्ट है। थर्ड पॉइंट, ये इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। इस चीज को अच्छे से सुनना। देखो अगर एक व्यक्ति के पास में राइट होगा, किसी एक ही व्यक्ति को आपने सारे राइट दे दिए, तो अब व्हाट ही विल डू, मे बी पॉसिबल कि वो कोई गलत डिसीजन ले ले। मैंने कहा कि आपके पास में ये राइट है कि आप एक काम करें कि आपको पाकिस्तान के साथ वॉर करनी है। ठीक है, मैंने कहा जैसे मैंने कोई एक पर्सन था, ही वॉज द हेड ऑफ द नेशन और अचानक से पाकिस्तान ने हमला किया, सीज फायर किया और ऐसे में यहां पर से ऑर्डर दे दिए गए कि भाई पाकिस्तान के साथ वॉर चालू कर दो। अब यहां पर अगर एक इंडिविजुअल पर्सन की बात है, अगर उसके पास में अपने सारे राइट दे दी तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, फिर उसके पास में सेकंड ओपिनियन होगा ही नहीं, थॉट होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हिटलर के साथ हुआ, भैया सारी तरफ लड़ रहा था तो वहां पर ऐसा हो जाता है। लेकिन जब डेमोक्रेसी होती है तो यहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर क्वालिटी जो होती है वो इंप्रूव होती है। अगर यहां पर जैसे नरेंद्र मोदी हैं, फिर डेमोक्रेसी में है, तो अचानक से ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे ठीक है भाई पाकिस्तान के साथ लड़ाई चालू कर दो, नहीं, दे विल डिस्कस विद सो मेनी पीपल। हालांकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है ना कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ही प्योरीफाइड डिसीजन होते हैं, उसकी क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो 50 जनों से डिस्कस किया जाएगा, जो भी उनकी कैबिनेट होंगे उसके साथ डिस्कशन किया जाएगा, जो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा, फिर ओवरऑल डिसीजन वही लिया जाएगा जब जिसकी सब में सहमति होगी। तो अपन कह सकते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी है वो बेटर होगी। इनफैक्ट एक आदमी कोई डिसीजन ले रहा है उससे बेटर है कि कई लोगों की राय हो जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। पता चले इधर से किसी एक आदमी ने ऑर्डर दे दिया कि लड़ाई कर लो और पता चले हमारे पास तो वेपन्स ही नहीं है या इतने ही वेपन्स हैं कि लड़ाई 5 दिन ही चल सकती है, तो ऐसा फिर क्या मतलब। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को अगर बेटर करना होता है तो फॉर श्योर इसमें बहुत सारे लोगों की राय जरूरी होती है और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब डेमोक्रेसी हो। कोई डिक्टेटर है वो तो क्यों पूछेगा किसी से कि मैं गोली चलाऊंगी नहीं चलाऊं या लड़ाई करवाऊंगी नहीं करवाऊं, उसको तो मतलब ही नहीं होगा। जैसे जार निकोलस सेकंड। ठीक है, ये याद रखना है सारी चीजें। चलिए द फोर्थ पॉइंट इज, ये एक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का सही मेथड हमें बताता है। डेमोक्रेसी एक सही मेथड हमें प्रोवाइड करता है कि अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सको। याद करो चैप्टर नंबर 1 के अंदर पावर शेयरिंग में हमने डिस्कस किया अबाउट द रीजन कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आ जाते हैं भाषा के आधार पर। वहां पे सिंगला कम्युनिटी थी और तमिल कम्युनिटी थी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। या बेल्जियम में बात करें तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अगर डेमोक्रेसी है ना तो वहां पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी एक कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है उसकी ही बात सोच करके सारी चीजें कर दी या उसके बेनिफिट के लिए सारे काम आपने कर दिए ना, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा,
कॉन्फ्लिक्ट अगर सामने आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली जैसे चाहे लोकसभा है, लोकसभा या फिर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो इनके अंदर क्या किया जाएगा, ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया, ये स्टेट लेवल पे हो गया, तो वहां पर पहले लोग बैठेंगे, दे विल टेक द डिसीजन, पहले तो सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा के अलावा सोचो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई चीज होगी तो राज्यसभा इज ऑल्सो देयर, तो राज्यसभा के साथ में क्या होगा, राज्यसभा के साथ में डिस्कशन होगा, वहां पे जितने भी लोग होंगे अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट है भी तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बेटर फॉर्म में आप रिजॉल्व कर सकते हो, ये हमें केवल मेथड डेमोक्रेसी में मिलता है और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता। रीजन क्या है बेटा, देखिए चाहे लोकसभा की बात करो, चाहे राज्यसभा की बात करो, चाहे स्टेट असेंबलीज की बात करो, यहां पर अगर आपने डेमोक्रेसी के अलावा किसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा तो फॉर श्योर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। वहां पर कोई इंडिविजुअल अपने हिसाब से, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से डिसीजन ले लेगा, लेकिन इसमें सारी सहमति नहीं होगी। तो यहां पर क्या है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो यहां पर पहले डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, डिस्कशन डिबेट देन फिर फाइनल डिसीजन होगा। और ऐसे में जब इतने लोगों के साथ में आप मिलकर के डिस्कस करते हैं तो आपका फॉर श्योर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी होता है, वो इंप्रूव होगा। ऐसे में आपके जो मेथड हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने का मेथड जो है कि एक तो डायरेक्ट ही ऑर्डर दे दो, ठीक है भाई उनके राइट्स छीन लो, और एक ऑर्डर कि आप पहले डिबेट करो, साथ में बैठा के बात करो, तो इसमें बहुत अंतर होता है। केवल ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का सही जो मेथड हमें मिलता है वो डेमोक्रेसी में मिलता है और कहीं पर भी नहीं। द लास्ट वन इज, अगर आपसे गलती हो गई है, किसी गवर्नमेंट को ऐसे आपने चुन लिया जो कि शायद नहीं चुनी जानी चाहिए थी, अगर आपने कोई ऐसी गवर्नमेंट चुन ली है तो फॉर श्योर आपके पास में वापस से राइट आएगा कि वो लोग क्या करेंगे, मतलब उन पर्सन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। दे पीपल जो कि शायद गलत इलेक्ट हुए हैं, यू कैन चेंज देम, आपके पास में राइट आएगा 5 साल बाद। हालांकि टाइम ज़्यादा है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी एक ऐसे आदमी को चुन चुके हो जो कि अच्छा नहीं है, तो कंप्लीटिंग द टेन्योर यू कैन ऑल्सो रिमूव दैम। कैसे, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो जो भी प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट का, जैसे इंपीचमेंट मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इन मोशंस के थ्रू आपके जो हेड हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनको आप टाइम ड्यूरेशन से पहले भी हटा सकते हो, अदरवाइज 5 साल बाद तो आपके पास फिर से मौका आएगा, ठीक है। तो इंपीचमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, आप कमेंट करके मुझे बताना बेटा कि दोनों के अंदर अंतर आपको पता है क्या, कि इंपीचमेंट तो किसके लिए होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके लिए होता है, ठीक है, दोनों बताएंगे। अब अगर मैं बात करूं तो क्या एक्सपेक्टेड है और क्या एक्चुअल आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के, तो ये एक बहुत ही सही तरीके से आपको यहां पर बता रखा है कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट आउटकम इज क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड वन इज इकोनॉमिकल वेलबींग्स, थर्ड वन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करना, accommodation and social diversities, and the last one is freedom and dignity of citizen। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, क्या क्या हैं एक बार इसको अपन समराइज कर लेते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होगी उसके पास में क्वालिटी होगा। कैसे, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, कि जो लोग चुनकर के भेज रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, फॉर श्योर वो रिप्रेजेंटेटिव उन एरियाज से वेल नोन होंगे, और ऐसे में जो गवर्नमेंट बनेगी तो ये बिल्कुल सही बात है कि मैक्सिमम लोगों की सहमति होगी उस गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के पास में क्वालिटी तो होगी ही, क्योंकि वो डायरेक्ट मैनर में चूज होकर के आए और उससे फिर डायरेक्ट मैनर में ही गवर्नमेंट चुनी गई है। तो ऐसे में यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने अपने एरिया को बहुत अच्छे से जानता है, उनकी कमियां, उनकी मतलब प्रोडक्टिविटी, वैल्यूज, वर्च्यूज, वो सारी चीज़ें जानता है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है वो आपसी सहमति से मिलकर बनी है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, लोगों से ही है, लोगों के लिए ही है और लोगों में से ही है। तो ऐसे में जो भी क्वालिटी होगी उसकी, दे विल बी, मतलब फॉर श्योर इट विल गो इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिकल वेलबींग्स। डेमोक्रेसी ना तो आपको, जैसे आप जानते हैं कि यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड इफ यू टॉक अबाउट द रशिया दैट इज सोशलिस्ट, यूएसएसआर की अगर अपन बात करते हैं तो, और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। तो यहां पर जो बात कर रहा है वो कि इकोनॉमिक वेलबींग्स के लिए डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। जब डेमोक्रेसी होती है तो हर तरफ हर इंसान को मौका मिलता है अपने आप को ग्रो करने का। ऐसे ही जब हर एक व्यक्ति अपने आप को ग्रो करना चाहेगा तो यहां पर इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होगा। सरकार आप देखो कई बार क्या करती है, गरीबों के लिए कितनी सारी योजनाएं निकालती हैं, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, मतलब यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, वो क्या करते हैं, यहाँ पर
नीति आयोग बनाया गया ना, प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया, नीति आयोग बनाया गया है। तो यहां पर इकोनॉमिकल वेलबींग्स के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए व्हाट दे आर डिसाइडिंग और व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर और नीडीज। जो भी नीडी है, जो भी पुअर है, उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए यहां पर कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इनइक्वालिटी अगर सोसाइटी में दिखती है तो यहां पर कोई भी, चाहे किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। हर एक इंसान के पास में राइट फंडामेंटली उसको मिला है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो ये केवल चीज कहां पॉसिबल है? ये पॉसिबल है केवल डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी लोगों के बीच में से इनइक्वालिटी, चाहे वो सोशल ऑर्डर के कारण हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्डर के कारण हो, नो वन कैन डज दैट। मतलब कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। इसके अलावा जो पॉवर्टी है, गरीबी है, तो गरीबी को भी वहां से अगर हमें हटाना है तो वी कैन ऑल्सो डू केवल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही गरीबी हम हटा सकते हैं, गरीबों के लिए सोचा जाएगा, अदरवाइज तो क्यों सोचेंगे। हिटलर जैसा व्यक्ति होता तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के आइडिया पर वो काम कर रहा था, तुम्हें पता ही ना वो चीज। तो जो स्पेंसर थे या डार्विन थे, उनके जो आइडियाज थे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो कि उन्होंने प्लांट और एनिमल के लिए दिए थे, यहां पर क्या काम किया जा रहा है? वहां पर अगर डेमोक्रेसी ना हो तो वो तो उन सभी लोगों को हटा देता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते हो। इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी को कम करो, पॉवर्टी है तो उससे लोगों को बाहर करो। इस चीज के बारे में फोकस किया जाता है हमेशा डेमोक्रेसी में। होपफुली ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चौथे पॉइंट के ऊपर देख लो, बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आप सोशल डाइवर्सिटीज को एक साथ लेके चलते हो। अकोमोडेशन मतलब इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि जो आपकी सोसाइटी में डिविजन्स हैं, सोसाइटी के अंदर जो कैटेगरीज आपने बना रखी है, उन कैटेगरीज को आप एक साथ लेके चलोगे। कितनी सारी 200 से ज्यादा आप मदर टंग्स यहां पर यूज कर रहे हो। भाषाएं जो अमूमन हमारे यहां यूज हो रही है 22 लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेजेस वी हैव इन कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी सारी जातियां, कितने सारे डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। आप इतनी सारी चीजों को साथ में लेकर चल रहे हो और एक साथ बना के रखना, जो किसी पे कोई एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर रही है, किसी को सप्रेस नहीं कर रही है, ऐसा एक साथ इनको लेकर चलना केवल पॉसिबल है तो डेमोक्रेसी में। जहां पर अगर एक व्यक्ति भी एक कम्युनिटी का है तो भी उसके पास में उतना ही अधिकार है जितना शायद पूरे देश की मेजॉरिटी के पास में, ठीक है। चाहे क्रिश्चियंस हो हमारे यहाँ, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग कम हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ऐसे में उन लोगों को इस सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, दैट इज व्हाई दे आर प्रिविलेज्ड विद सम राइट्स, कुछ एक्स्ट्रा राइट्स के साथ में प्रिविलेज्ड है वो। तो ऐसे में इतनी सारी डाइवर्सिटीज को एक साथ लेके चलना केवल और केवल डेमोक्रेसी में ही संभव है और कहीं पर भी नहीं। लास्ट पॉइंट, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन, कि यहां पर डेमोक्रेसी में एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, एंड वो है कि हर एक इंसान के पास में, स्पेशली जो भी हमारे यहाँ के सिटीजन हैं, उन सभी को फ्रीडम इंजॉय होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, या जिस भी टाइप की फ्रीडम आपको चाहिए, वो सारी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए उनको। साथ ही साथ हर एक इंसान को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट महसूस हो। यही रीजन है कि राइट टू वोट एक बहुत बहुत बड़ा हथियार है आपकी रेस्पेक्ट को कंटिन्यूसली बनाए रखने का। तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिग्निटी सिटीजन्स को हमेशा महसूस होती रहे, एंजॉय वो कर सके अपने राइट्स को। इसीलिए ये चीज भी केवल डेमोक्रेसी में ही आपको कन्वे की जाती है, दी जाती है। इवन अगर सरकार भी, आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार भी कोई ये काम कर रही है जिससे कि आपके राइट्स या फ्रीडम आपकी छिन रही है, तो आप सरकार के अगेंस्ट में भी, जो भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में भी जाकर के आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है, सोचो आप देश को जो चला रहा है उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हो। आप सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, जो किसान थे उनके लिए लॉ बनाए गए, अगर वो लॉ जो थे वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे, ऐसे में उनका प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को वो लॉज वापस से लेने पड़े। बात समझ रहे हो तुम? तो ये वो रीजन है जिसके कारण हम कहते हैं कि लोगों का डिग्निटी, लोगों की फ्रीडम उनके हाथ में है, ऐसा और कहीं नहीं होता। लोकतंत्र है इसलिए झुकना पड़ता है किसको? जिसके पास में हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं उसको भी, हाईएस्ट पावर जिसके पास में है उसको भी झुकना पड़ता है। दिस इज द रीजन कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, नन ऑफ द गवर्नमेंट हैविंग सच काइंड ऑफ पावर्स। तो ये कारण है कि हम यहां पे इसके आउटकम्स को पॉजिटिवली डिनोट कर रहे हैं कि दीज आर द 5 आउटकम्स विच वी सी एवरी टाइम, कि जो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को नहीं मिलते। लाइक क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिकल वेलबींग्स, रिडक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इसके अलावा अकोमोडेशंस ऑफ द सोशल डिविजन्स या डाइवर्सिटीज, और इसके अलावा लास्ट पॉइंट फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यहां पर सिटीजन्स की जगह इंडिविजुअल भी आप कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है
हमारे यहाँ पर तो हर एक इंसान की डिग्निटी को प्रायर रखा जाता है, चाहे वो हमारे देश का पार्ट है चाहे नहीं है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद का पॉइंट जो है ना वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, और इसको एक आप ऐसे समझ सकते हो, इट वॉज जनरल इंट्रोडक्शन और छोटा सा ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोशिश करेंगे कि इसको अपन कल ही खत्म कर दें, ठीक है। इस चैप्टर को अपन कल ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ें, जितना मैंने पढ़ा है उसमें कहीं डाउट है तो पूछें, और जो जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में बताए थे ना वो उसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।